नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें, लेकिन सबसे पहले बात हैदराबाद की। गुज़िश्ता साल लॉकडाउन के दौरान शहर हैदराबाद में सड़कों की तामीर की गई थी। अच्छा है, लॉकडाउन के दौरान सड़कों पर लोगों की आमद और रफ्त कम रहती है, ऐसे में तामीराती काम तेजी के साथ किए जा सकते हैं। लेकिन इस मरतबा देखा यह जा रहा है कि मर्जी के मुताबिक तामीराती काम के बहाने जगह जगह सड़कों को खोदकर छोड़ दिया जा रहा है, लेकिन काम नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से शहरियों को काफ़ी तकालीफ का सामना है। करीब पिछले 20 दिनों से शहर के कई मकामात पर यह मंजर नजर आ रहा है। दूसरी मरतबा लॉकडाउन के निफाज के बाद से ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में रात और दिन सड़कों की खुदवाई का काम जंगी खतूत पर जारी है, लेकिन तामीराती काम में उतनी फुर्ती नहीं दिखाई जा रही है। वाटर पाइप, नालों और केबल के कामों के लिए ये खुदवाई की जा रही है। बाज़ मकामात पर काम होने के बाद इन खड्डों में भर्ती की जा रही है, जबकि बाज़ मकामात पर मलबा वैसे ही छोड़ दिया जा रहा है। एक तो खुदवाई, दूसरी जानिब गड़े खुले छोड़ देने और मिट्टी वगैरह ना हटाने की वजह से धूल देखी जा रही है, जिससे राहगीरों को मुश्किलात का सामना है। हालत ये हो गई है कि मजबूरी के आलम में लोग अपने घरों और दुकानात के सामने का मलबा खुद उठा रहे हैं। इसका दूसरा पहलू यह भी है कि इन गढ़ों की वजह से ट्रैफिक जाम हो रही है। अभी तक मौसम गर्मा था, लेकिन अब मानसून दस्तक दे चुका है। ऐसे में इन गड्ढों में पानी जमा होने का खदशा है, और अगर पानी जमा होता है तो जहां एक तरफ राहगीरों को मुश्किलात होंगी, वहीं इस गंदे पानी की वजह से मच्छरों की अफजाइश होगी, जिसके नतीजे में बीमारियां फूट पड़ सकती हैं। अभी हम कोरोना के साथ हालत जंग में हैं, वहीं बल्दिया की लापरवाही से शहरियों को अब इस गंदगी से फैलने वाली बीमारियों से भी लड़ना पड़ सकता है। इन हालात में हुक्काम को चाहिए कि वो संजीदगी से इस बात का नोट लें और शहरियों की सहूलत और उनकी तकालीफ को दूर करने के लिए इक़दाम करें। शहर की 709 तवील किलोमीटर तक की मेन रोड की तामीर और उसकी देखभाल की जिम्मेदारी 5 साल के लिए GHMC की जानिब से खानगी एजेंसी को सौंपी गई है। क्या आप जानते हैं कि इसके लिए कितनी रकम खर्च की जा रही है? हाँ, इस काम के लिए 1837 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। ऐसे में जबकि ये जिम्मेदारी खानगी एजेंसी की है और इसके लिए भारी रकम खर्च की जा रही है, तो फिर एजेंसी के जिम्मेदार लापरवाही का मुजाहरा क्यों कर रहे हैं? इसकी दो वजूहत हो सकती है। एक तो ये कि हुक्काम और एजेंसी के दरमियान साजबाज है, जिसकी वजह से वो उन पर दबाव बनाने में नाकाम है, या फिर ओहदेदारों की जानिब से दानिस्ता तौर पर लापरवाही बरती जा रही है, जिसकी वजह से एजेंसी के जिम्मेदारों में जवाबदेही का खौफ खत्म हो चुका है। अक्सर ये देखा गया है कि कॉन्ट्रैक्ट के करीब सभी कामों में हुक्मरान जमात के करीबी समझे जाने वाले लोगों को तरजीह दी जाती है। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि क्या आपसी मिली भगत की वजह से कोई किसी की परवाह नहीं कर रहा है? हालांकि मुतअद्दिद मरतबा काम ना करने कार्रवाई का इंतबाह दिया जाता है, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि इस वार्निंग को सीरियस नहीं लिया जाता, या फिर जिन्हें इंतबाह दिया जा रहा है वो इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं। यानी कि ये वार्निंग लोगों को दिखाने के लिए है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। ट्विटर की जानिब से हफ्ते की सुबह हिंदुस्तान के नायब सदर वेंकैया नायडू के ट्विटर अकाउंट को गैर मुसद्दक़ा यानी अनवेरीफाइड करार दिए जाने की वजह से हंगामा खड़ा हो गया। हुकूमत ने इस पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया है और इसे हिंदुस्तान के दूसरे सबसे बड़े आईनी ओहदे की तौहीन करार दिया। ट्विटर ने इसके बाद नायडू की ब्लू टिक को बहाल कर दिया। क़ब्ल अज़ीज़ RSS सरबराह मोहन भागवत समेत कई RSS कायदीन की ब्लू टिक भी गायब हो गई है। वहीं हुकूमत की वजारत IT ने ट्विटर को हतमी नोटिस जारी करके कहा कि या तो कंपनी हुकूमत हिंद के नए डिजिटल उसूलों पर अमल करे, बसूरत दीगर अंजाम भुगतने के लिए तैयार है। ट्विटर ने नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू के अकाउंट से ब्लू टिक हटाते हुए कहा कि अकाउंट 6 महीने से इनएक्टिव है और कंपनी पॉलिसी के मुताबिक इनएक्टिव खातों का वेरिफिकेशन बरकरार नहीं रखा जाता। मरकजी हुकूमत ने जब इस मामले पर सख्त रवैया अख्तियार किया तो ट्विटर ने ब्लू टिक को बहाल कर दिया। वहीं ट्विटर ने RSS के कई बड़े कायदीन के ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिया है। जिन कायदीन के खातों से ब्लू टिक हटाया गया उनमें सरबराह मोहन भागवत के अलावा नायब सरबराह सुरेश सोनी और इंडिया प्रचार कमेटी के सरबराह अरुण कुमार शामिल हैं। इसके अलावा संघ के कायदीन सुरेश जोशी और कृष्णपाल के हैंडल के ब्लू टिक को भी हटा दिया गया। दरिया असना मरकजी हुकूमत की वजारत IT ने ट्विटर को नोटिस जारी करके कहा कि वो हिंदुस्तान के नए डिजिटल उसूलों पर अमल करे। यह वजारत IT की जानिब से ट्विटर को भेजा गया तीसरा नोटिस है।
वजारत ने ताज़ा नोटिस में कहा कि गुज़िश्ता 2 नोटिसों पर ट्विटर की जानिब से माकूल जवाब नहीं दिया गया। नोटिस में कहा गया कि अगर ट्विटर की जानिब से अब भी हुकूमत के नए आईटी से मुतालिक उसूलों पर अमल नहीं किया जाता तो इस पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और उसे अंजाम भुगतना होगा। फेसबुक ने अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट 2 साल के लिए सस्पेंड कर दिया है। 2 साल का वक्त 7 जनवरी 2021 से गिना जाएगा। उसी दिन पहली बार ट्रंप का अकाउंट सस्पेंड किया गया था। फेसबुक के वाइस प्रेसिडेंट ग्लोबल ऑफिसर्स निक क्लेग ने एक ब्लॉग पोस्ट के जरिए ये जानकारी दी। फेसबुक के मुताबिक ट्रंप अब 7 जनवरी 2023 तक अपना फेसबुक अकाउंट एक्सेस नहीं कर पाएंगे, यानी नवंबर 2022 में होने वाले मिड टर्म इलेक्शंस में भी उन्हें फेसबुक से दूर रहना पड़ेगा। ट्रंप ने फेसबुक की इस कार्रवाई को उन 7.5 करोड़ लोगों की बेइज्जती बताया जिन्होंने 2020 के इंतखाबात में ट्रंप को वोट दिया था। ट्रंप ने कहा कि उन लोगों को सेंसर कर और चुप कराकर बाहर नहीं किया जा सकता। हम फिर जीतेंगे। हमारा मुल्क इस बेइज्जती को और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। फेसबुक ने कहा कि एक्सपर्ट से बातचीत करने के बाद फैसला लिया गया है कि ट्रंप का अकाउंट कब एक्टिव किया जाए, जिससे कि जनता के लिए खतरा नहीं हो। इसके लिए तशद्दुद और अमन दरहम भरम होने के वाकयात को ध्यान में रखा जाएगा। अमरीकी सदारती इंतखाबात के नतीजे के बाद 6 जनवरी को अमरीकी पार्लियामेंट कैपिटल हिल के बाहर तशद्दुद हुआ था। इस दौरान ट्रंप पर अपने हामियों को भड़काने का इल्जाम लगा था। इसी के चलते अगले दिन यानी 7 जनवरी को फेसबुक समेत दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने ट्रंप के खिलाफ एक्शन लिया था। फेसबुक की ही कंपनी इंस्टाग्राम और गूगल के प्लेटफॉर्म यूट्यूब ने भी ट्रंप का अकाउंट सस्पेंड कर दिया था। वहीं ट्विटर तो ट्रंप को हमेशा के लिए बैन कर चुका है। जनवरी में सोशल मीडिया कंपनियों की कार्रवाई के बाद भी ट्रंप का जवाब आया था। उन्होंने कहा था कि अगली बार वो सोशल मीडिया कंपनियों के सीईओज को डिनर पर नहीं बुलाएंगे। ट्रंप ने कहा था कि फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग और उनकी बीवी के साथ अब व्हाइट हाउस में डिनर नहीं होगा, उनसे सिर्फ बिजनेस की बात होगी। मई के महीने में हुकूमत को जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कलेक्शन 1,02,000 करोड़ रुपए रहा। अप्रैल महीने में 1,41,000 करोड़ रुपए था। जब से जीएसटी लागू हुआ यानी जुलाई 2017 से, तब से अप्रैल का कलेक्शन सबसे ज्यादा रहा है। लगातार 8वें महीने इसका कलेक्शन 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रहा। वजारत फाइनेंस की जानिब से जारी आंकड़ों के मुताबिक ग्रॉस जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन मई में 1,02,709 करोड़ रुपए रहा। इसमें मरकजी हुकूमत का हिस्सा यानी सीजीएसटी 17,592 करोड़ रुपए, जबकि रियासतों का हिस्सा यानी एसजीएसटी 22,653 करोड़ रुपए रहा। आईजीएसटी 53,199 करोड़ रुपए रहा। सेस के तौर पर 9,265 करोड़ रुपए मिले हैं। इसमें 868 करोड़ रुपए सामानों के इंपोर्ट से मिला है। इस बार मई के जीएसटी कलेक्शन में 4 जून तक को शामिल किया गया है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि टैक्स देने वालों को राहत दी गई थी और साथ ही मई के लिए 15 दिन की रिटर्न फाइलिंग का वक्त बढ़ा दिया गया था। मई 2020 के से अगर कंपेयर करें तो इस साल मई का कलेक्शन 65% ज्यादा है। वजारत ने बताया कि मई के महीने में 15,014 करोड़ रुपए सीजीएसटी के तहत सेटल किया गया, जबकि 11,653 करोड़ रुपए एसजीएसटी के तहत सेटल किया गया। अब बात कोरोना वायरस की। पिछले 24 घंटों में दुनिया में 4,16,000 कोरोना मुतासरीन की पहचान हुई। इस दौरान 10,237 लोगों की इन्फेक्शन की वजह से मौत भी हुई। दुनिया में अब तक 17,33,00,000 से ज़्यादा लोग कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं। इनमें से 37,27,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि 15,60,000 लोगों ने कोरोना को मात दी है। फिलहाल 1,35,00,000 लोगों का इलाज चल रहा है। इनमें से 88,173 लोगों की हालत तशवीशनाक बनी हुई है। हिंदुस्तान के लिए तशवीश का बाज बना डेल्टा वेरिएंट अमेरिका में भी तेजी से फैल रहा है। इसका असर और जीनोम सीक्वेंसिंग पर काम कर रहे अमेरिकी रिसर्चर्स के मुताबिक इस वेरिएंट के फैलने की शरह यानी रेट अब तक मिले वेरिएंट में सबसे ज्यादा है। 1 मई को अमेरिका में कुल मामलों में 1% इसी वेरिएंट के थे, लेकिन 30 दिन में मुल्क में मिले नए मामलों में इनकी हिस्सेदारी 8 से 10% तक पहुंच गई है। अमेरिका 50 में से 46 रियासतों में ये वेरिएंट
पहुंचने की तस्दीक कर चुका है। अमेरिका में मई में औसतन हर रोज 25,000 मामले आए। पूरे महीने करीब 7.5 लाख मामले आए। इनमें करीब 75,000 मामले डेल्टा वेरिएंट के हैं। इस फैक्ट ने हेल्थ एक्सपर्ट्स की फिक्र बढ़ा दी है। उनके मुताबिक अगर ये वेरिएंट इसी रफ्तार से फैलता रहा तो आने वाले महीनों में हालात और बिगड़ सकते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर कुछ रियासतों में वेरिएंट ज़्यादा असरदार हो जाता है तो ये उन इलाकों के वैक्सीनेशन मुहिम और तेज़ करने का दबाव डाल सकता है। एरोजीना कॉलेज ऑफ मेडिसिन में इम्यूनोबायोलॉजी की एक्सपर्ट प्रोफेसर दीप्त भट्टाचार्य कहते हैं कि ऐसा महसूस होता है कि इस वेरिएंट में कुछ खास चीज़ें हैं जो इसे तेज़ी के साथ फैलने में मदद करती हैं। जाहिर बात है ये सबके लिए तशवीश का बायस है। भट्टाचार्य ने हाल ही में हिंदुस्तान में रह रहे अपने 2 रिश्तेदारों को खोया है। उन्हें उम्मीद है कि वैक्सीन इस वेरिएंट पर भी असरदार साबित होगी। टेक्सास के हेल्थ ओहदेदार के मुताबिक यहाँ वैक्सीनेशन की स्पीड कौमी औसत से स्लो चल रही है। डेल्टा वेरिएंट मिलने के बाद हम मोहतात हो गए हैं। हम वैक्सीनेशन की रफ्तार को दुगना कर रहे हैं। इसके अलावा जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल बढ़ा दिया गया है। कौमी सतह पर जीनोम सीक्वेंसिंग 1 से 2% हो रही है। इसमें 20% की तरक्की की गई है। इसके अलावा कोरोना टेस्टिंग भी बढ़ा दी गई है। स्टडीज के नतीजे बताते हैं कि अमेरिका में 1300 से ज़्यादा सीक्वेंस में ये डेल्टा वायरस मिला है। ये वेरिएंट ब्रिटेन में मिले अल्फा वेरिएंट के मुकाबले में 60 से 70% ज़्यादा तेज़ी से फैल सकता है। हिंदुस्तान में पिछले 24 घंटों में 1,20,332 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 1,97,371 लोग ठीक हुए और 3,370 मुतासरीन की मौत हुई है। इस तरह एक्टिव केसेस यानी इलाज करा रहे मरीजों की तादाद में 80,490 की कमी आई है। नए केस में हो रही कमी राहत देने वाली है। जुमे के रोज नए मरीजों की तादाद 59 दिन में सबसे कम रही। इससे पहले 6 अप्रैल को 1,15,000 कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। बीते 5 दिन से नए केसेस 1.5 लाख से कम आ रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर के काबू में आने के बाद महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे ने 7 जून से 5 मरहलों में रियासत को अनलॉक करने का ऐलान किया है। पॉजिटिविटी रेट और ऑक्सीजन बेड की अवेलेबिलिटी की बुनियाद पर धीरे धीरे 36 जिलों को खोला जाएगा। आधी रात को जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पहली और दूसरी कैटेगरी में आने वाले जिलों को इसमें सबसे ज़्यादा राहत मिलने वाली है। लेवल 5 का मतलब यह कि इस लेवल के जिलों में इन्फेक्शन की रेट काफ़ी ज़्यादा है। इससे कम इन्फेक्शन वाले जिलों को लेवल 4, 3, 2 और 1 में रखा गया है। पहले मरहले में 10, दूसरे मरहले में 2, तीसरे मरहले में 15, चौथे मरहले में 8 और 5वें मरहले में रेड जोन में आने वाले मकामात अनलॉक होंगे। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कोरोना की हालात पर हफ्ते के रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने दिल्ली को अनलॉक करने की हुकूमत की स्कीम के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कुछ और रियायतों के साथ लॉकडाउन जारी रहेगा। बाजार, मॉल ऑड इवन की बुनियाद पर खुलेंगे। इनका वक्त सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक होगा। हालांकि केजरीवाल ने ये साफ नहीं किया कि ये इंतज़ाम कब से लागू होगा। वैसे दिल्ली में लॉकडाउन 7 जून की सुबह 5 बजे तक लागू है। उन्होंने कहा कि मेट्रो 50% कैपेसिटी के साथ चलाई जाएंगी। अगले हफ्ते कोरोना के हालात देखकर और भी रियायतें दी जाएंगी। उन्होंने बताया कि तीसरी लहर से निपटने की तैयारी के लिए जुमे के रोज 6 घंटे तक एक इजलास चला। हम तीसरी लहर में कोरोना के मामले 37,000 पर डे तक पीक मानकर तैयारी करेंगे। सारा इक्विपमेंट होगा, उसका अलग किस्म के, तो 37,000 को एक तरह से बेस माना जा रहा है। 37,000 की पीक की तैयारी के हिसाब से अब सारे कैलकुलेशंस किए जा रहे हैं कि अगर 37,000 की पीक आती है तो कितने बेड्स की ज़रूरत पड़ेगी, कितने आईसीयू की ज़रूरत पड़ेगी, कितने उसमें से बच्चों वाले होने चाहिए, कितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, ये सारी चीज़ें, अब कितनी दवाइयों की ज़रूरत पड़ेगी, ये सारी चीज़ें अब कैलकुलेट की जा रही हैं। एक पीडियाट्रिक टास्क फोर्स अलग से बनाई गई है। वो पीडियाट्रिक टास्क फोर्स ये तय करेगी कि जितने हमारे ऑक्सीजन बेड्स होंगे उसमें से कितने बच्चों के होने चाहिए, जितने आईसीयू बेड्स होंगे उसमें से कितने बच्चों के होने चाहिए। जो बच्चों के होंगे उसके लिए फिर अलग किस्म का सारा इक्विपमेंट होगा, उसका अलग किस्म के मास्क होंगे, अलग किस्म का ऑक्सीजन का मास्क होगा, उसकी सारी चीज़ें अलग होंगी। वो पीडियाट्रिक टास्क फोर्स बना दी गई है कल।
दुनिया भर में कोरोना वबा के बीच वैक्सीन पासपोर्ट को लेकर बहस तेज हो गई है। ब्रिटेन के वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने भी वैक्सीन पासपोर्ट की वकालत की है। हिंदुस्तान ने G7 समिट से पहले इसे लेकर फिक्र जाहिर की थी। इसी के मद्देनजर G7+ मिनिस्टर्स लेवल के सेशन में हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस पर कड़ा एतराज जताया। उन्होंने कहा कि अभी वैक्सीन पासपोर्ट को ज़रूरी नहीं करना चाहिए, ये सही नहीं होगा। इस तरह की पहल डिस्क्रिमिनेशन साबित हो सकती है। वजह यह है कि डेवलप्ड नेशंस के मुकाबले में अभी जो बैकवर्ड नेशंस हैं, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उनसे ये मुकाबला नहीं कर सकते। अभी लोगों को वैक्सीनेशन का परसेंटेज वहाँ काफ़ी कम है। इन हालात में ऐसी कोई भी पहल ऐसे मुल्कों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। Stage of pandemic, it is pertinent to also discuss about India's concern over the idea of a vaccine passport. Considering the fact of lower levels of vaccination of the population in developing countries in contrast to the developed countries, and given the still unaddressed issues related to equitable and affordable access, supply and distribution of safe and effective vaccines, India would propose that implementation of vaccine passport will be hugely discriminatory and disadvantageous to the developing countries. India would suggest that the same should be implemented duly taking into consideration emerging evidence on efficacy of vaccines and under the overarching coordination by WHO, duly attending to the anomaly of access and affordability as सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर में शहरों के मुकाबले दही इलाके ज्यादा मुतासिर हुए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि गुज़िश्ता महीने मुल्क में कोरोना के 53% नए मामले और 52% अमवात दही इलाकों से दर्ज की गई हैं। CSE ने कहा है कि कोविड वबा ने हिंदुस्तानी तिब्बी ढांचे की कमजोरियों को उजागर करके रख दिया है। हिंदुस्तान में शहरों की खराब हालत सुर्खियों में रही, लेकिन दूसरी जानिब दही इलाकों में फैल रही वबा से सूरत हाल मजीद तशवीशनाक हो गई है। दही इलाकों के तिब्बी मराकिज़ को 76% ज़्यादा डॉक्टरों, 56% ज़्यादा रेडियोग्राफर्स और 35% से ज़्यादा लैब टेक्नीशियंस की ज़रूरत है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 26 रोज में दुनिया भर में कोरोना वायरस से हर दूसरा मामला और तीसरी मौत हिंदुस्तान से रिपोर्ट हुई है। उनमें से बेशतर मामले दही इलाकों से दर्ज किए जा रहे थे। इसका मतलब यह है कि इस महीने दुनिया में दर्ज किया गया हर चौथा मामला हिंदुस्तान के देहात से था। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल दिल्ली NCR में लॉकडाउन की वजह से फिजाई आलूदगी कम हुई और हवा का मियार तो बेहतर हुआ, लेकिन ये गुज़िश्ता साल के लॉकडाउन के मुकाबले में कम था और उसकी वजह यह बताई जा रही है कि इस साल का लॉकडाउन गुज़िश्ता साल के मुकाबले छोटा और कम सख्तियों वाला था। नीति आयोग के रुकन VK सरास्वत ने कहा है कि हिंदुस्तान ने कोरोना वबा की दूसरी लहर का सामना काफ़ी अच्छी तरह से किया और इसके लिए वबा के नए मामलों की तादाद में काफ़ी कमी आई है। तारीफ करने के साथ साथ उन्होंने इस पर भी जोर दिया कि तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयारियां पूरी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि तीसरी लहर में नौजवानों के ज़्यादा मुतासिर होने के इम्कान है। सरस्वत ने कहा कि हिंदुस्तान के माहिरीन ने बहुत वाज़ेह इशारे दिए हैं कि कोरोना वबा की तीसरी लहर आनी तय है और सितंबर या अक्टूबर में इसके शुरू होने का खदशा है। इसलिए मुल्क की ज़्यादा से ज़्यादा आबादी को टीका लगना चाहिए। सरस्वत ने एक एजेंसी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुझे लगता है कि हमने काफ़ी हद तक अच्छा काम किया। हमने कोविड-19 की दूसरी लहर का अच्छी तरह सामना किया और ये इसी का नतीजा है कि वबा के नए मामले काफ़ी कम हो रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हमारे साइंसदानों की मदद, ऑक्सीजन बैंक बनाना, बड़ी तादाद में ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए यूनिट कायम करना, ये वो वजूहात हैं जिनकी वजह से हिंदुस्तान वबा से निपटने में कामयाब रहा। वाज़ेह है कि मुल्क में पहले 4 लाख से ज़्यादा मामले सामने आ रहे थे, लेकिन गुज़िश्ता कई रोज़ से मामले 1.5 लाख से काफ़ी कम रिपोर्ट हो रहे हैं। सरस्वत ने कहा कि पहली लहर के दौरान भी हिंदुस्तान का इंतज़ाम अच्छा था और उसकी वजह से मुल्क में दूसरी लहर को काबू में रखने में एतमाद पैदा हुआ। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का दूसरी लहर में भी इंतज़ाम अच्छा था। वाज़ेह है कि सरस्वत के खिलाफ हिज़्ब इख्तिलाफ दूसरी लहर में हिंदुस्तान के जरिए उठाए गए इक़दाम को नाकाफ़ी और देर से उठाए गए कदम बता रहा है और आलमी मीडिया ने तरह तरह के सवाल उठाए हैं। दूसरी लहर में मुल्क के अवाम को हॉस्पिटल्स में बेड, ऑक्सीजन, दवाइयों की किल्लत का सामना करना पड़ा और यहाँ तक बात सामने आई कि मरने के बाद आखिरी रसूमात करने में भी
दुश्वारियां पेश आईं। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान अस्पतालों में बेड की कमी पर मरकजी हुकूमत से तीखे सवाल पूछे। प्रियंका गांधी ने कहा कि जिस वक्त वजीर आजम कोरोना से जंग जीत लेने का ऐलान कर रहे थे, उसी वक्त मुल्क में ऑक्सीजन, आईसीयू और वेंटिलेटरों की तादाद कम की जा रही थी, लेकिन झूठे प्रचार में मसरूफ हुकूमत ने इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दी। प्रियंका गांधी ने कहा कि सितंबर 2020 में हिंदुस्तान में 2,47,972 ऑक्सीजन बेड दस्तयाब थे, जो 28 जनवरी 2021 तक 36% कम होकर 1,57,344 रह गए। इसी दौरान आईसीयू बेड की तादाद 66,638 से 46% कम होकर 36,008 रह गई और वेंटिलेटर बेड 33,024 से 28% कम होकर 23,618 रह गए। दिल्ली की मिसाल पेश करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि जुलाई 2020 में वजीर दाखिला अमित शाह ने आईटीबीपी के एक आर्जी तिब्बी मरकज का इफ्तिताह किया था, जिसमें 10,000 बेड्स का इंतजाम किया गया था। 27 फरवरी 2021 को यह मरकज बंद हो गया। दूसरी लहर के दौरान उसे फिर से शुरू किया गया, मगर सिर्फ 2,000 बेडों का ही इंतजाम किया गया। प्रियंका गांधी ने मजीद कहा कि गुज़िश्ता साल पार्लिमानी स्टैंडिंग कमेटी बराए सेहत ने कोरोना की वहशत का जिक्र करते हुए अस्पताल में बेडों, ऑक्सीजन वगैरह की दस्तयाबी पर खुसूसी तवज्जो देने का मशवरा दिया था, मगर हुकूमत का ध्यान कहीं और था। कोरोना की दूसरी लहर की हौलनाकियों और आम लोगों को दरपेश परेशानियों का जिक्र करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि इस वक्त जब मुल्क भर के लाखों अफराद अस्पताल में बेडों के लिए गुहार लगा रहे थे, उस वक्त आरोग्य सेतु और दीगर डेटा बेस किसी काम नहीं आए। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने कोरोना पर फतेह का ऐलान तो कर दिया, मगर इतना नहीं कर पाई कि किसी ऐप पर तमाम अस्पतालों में दस्तयाब बेडों के डेटा को अपडेट कर देती, ताकि बेड के लिए चक्कर लगा रहे लोगों को कुछ सहूलत फराहम हो जाती। प्रियंका गांधी ने निज़ाम सेहत के हवाले से हुकूमत की संजीदगी पर भी सवालात उठाए। उन्होंने कहा कि जैसे ही 2014 में हुकूमत बरसर इख्तिदार आई, सेहत के बजट में 20% की कमी करने वाली मोदी हुकूमत ने 15 एम्स बनाने का ऐलान किया था। उनमें से एक भी आज तक काम नहीं कर रहा है। 2018 के बाद से पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने एम्स हॉस्पिटल में टीचर्स और दीगर अहलकारों की कमी का मामला हुकूमत के सामने रख दिया, लेकिन हुकूमत ने उसे नज़रअंदाज कर दिया। प्रियंका गांधी ने हुकूमत से पूछा कि तैयारी के लिए 1 साल होने के बावजूद मरकजी हुकूमत ने ये सारा वक्त हम कोरोना से जंग जीत गए जैसे गलत बयानात में क्यों सर्व कर दिया और बेडों की तादाद बढ़ाने के बजाय कम क्यों कर दी गई। उन्होंने सवाल उठाया कि माहिरीन और पार्लियामानी स्टैंडिंग कमेटी बराए सेहत से मुतालिक इंतबाहात को नज़रअंदाज करते हुए मोदी हुकूमत ने हिंदुस्तान के हर जिले में सेहत की जदीद सहूलत की फराहमी का काम क्यों नहीं किया। बंगाल में अब कोरोना वैक्सीन के सर्टिफिकेट को लेकर सियासत शुरू हो गई है। बंगाल हुकूमत ने फैसला किया है कि तीसरे फेज के वैक्सीनेशन में जो सर्टिफिकेट दिए जाएंगे उन पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी की नहीं बल्कि वजीर आला ममता बनर्जी की फोटो होगी। बंगाल हुकूमत के इस फैसले पर बीजेपी भड़क गई है। बीजेपी तर्जुमान समीक भट्टाचार्य ने कहा है कि तृणमूल कांग्रेस वजीर आजम ओहदे को नहीं मान रही है, वो बंगाल में एक अलग मुल्क की तरह बर्ताव कर रही है। तृणमूल ये मानने को तैयार नहीं है कि वो जहां है वो हिंदुस्तान की ही रियासत है। तृणमूल ने बंगाल में इंतखाबात के दौरान भी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर मोदी की फोटो को लेकर एतराज जताया था। तृणमूल ने इसे इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन बताते हुए इलेक्शन कमीशन से शिकायत की थी, लेकिन अब उसे वैक्सीन सर्टिफिकेट पर ममता की फोटो लगाना गलत नहीं लग रहा है। वहीं तृणमूल कायद सौगत राय का कहना है कि अगर बीजेपी ऐसा कर सकती है तो हमारी तरफ से भी ऐसा ही किया जा सकता है। वेस्ट बंगाल में तीसरी बार इख्तिदार संभालने के 34 दिन बाद वजीर आला ममता बनर्जी ने हफ्ते के रोज टीएमसी में बड़े ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस किए हैं। इसके तहत उन्होंने अपने भतीजे और पार्टी के एमपी अभिषेक बनर्जी को कौमी जनरल सेक्रेटरी अपॉइंट किया है। इससे पहले जनरल सेक्रेटरी की जिम्मेदारी दिनेश त्रिवेदी के पास थी, जो इंतखाबात से पहले बीजेपी में शामिल हो गए। असेंबली इंतखाबात में अफराद खानदान को ही प्रमोट करने के इल्जामात के बाद भी ममता बनर्जी का ये दांव अभिषेक की कौमी सियासत में एंट्री
के तौर पर देखा जा रहा है। अभिषेक फिलहाल डायमंड हार्बर से एमपी है। डायमंड हार्बर वही इलाका है जहां बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा के काफिले पर टीएमसी हामियों ने हमला किया था। इसके साथ ही ममता ने कुणाल घोष को स्टेट जनरल सेक्रेटरी और बंगाली एक्ट्रेस सायोनी घोष को पार्टी की यूथ विंग की कमान सौंपी है। वेस्ट बंगाल इंतखाबात में ममता बनर्जी के बंगाली अस्मिता के मुद्दे के सामने घुटने टेक चुकी बीजेपी यूपी इलेक्शंस यानी उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात में अब उन मुद्दों का सहारा लेगी जो आम जनता से इमोशनल तौर पर जुड़े होंगे। पार्टी के जराये के मुताबिक बीजेपी राम मंदिर को मरकज में रखकर ही पूरी मुहिम चलाएगी। बीजेपी आला कमान भी इस बात से सहमत है कि जिस तरह ममता बनर्जी ने बंगाली अस्मिता के मुद्दे को उठाया, इससे बंगाल में बाजी पलट गई। इसी तरह राम मंदिर के मुद्दे को उठाकर लोगों को आसानी से कनेक्ट किया जा सकता है। बीजेपी के एक साबिक रियासती सदर ने एक अखबार से बातचीत में कहा कि पार्टी नेशन व कौमियत से जुड़े मुद्दों को ध्यान में रखकर यूपी इंतखाबात में जाएगी। पार्टी की मंशा है कि राम मंदिर को ही फोकस में रखा जाए क्योंकि ये बीजेपी का सबसे बड़ा अचीवमेंट है। खासतौर से यूपी की जनता के लिए तो ये बहुत इमोशनल अटैचमेंट की तरह है। उन्होंने आगे कहा कि आप देखिए कि जिस तरह से बंगाल इंतखाबात में बंगाली अस्मिता का मुद्दा छाया रहा, उससे ममता को इलेक्शन जीतने में काफ़ी मदद मिली। ऐसे मुद्दे हमेशा कारगर होते हैं जो लोगों के इमोशन से जुड़े रहते हैं। इसको देखते हुए आने वाले दिनों में पार्टी वर्कर्स को ग्रास रूट लेवल पर उतारने के लिए अयोध्या तो सिर्फ झांकी है, काशी मथुरा बाकी है नाम से मुहिम चलाई जाएगी। बीजेपी जराये ने बताया कि इलेक्शन मुहिम को 2 मरहलों में रखा जाएगा। अभी कुछ वक्त के लिए वबा को लेकर पार्टी की तरफ से चलाए जाने वाले लोक कल्याणकारी प्रोग्राम्स पर ही फोकस किया जाएगा, लेकिन जैसे ही इंतखाबात नज़दीक आएंगे जनता का ध्यान उन मुद्दों की तरफ ले जाया जाएगा जो बीजेपी की हिंदुत्ववादी इमेज से जुड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से महाराष्ट्र में मराठा रिजर्वेशन खत्म करने की मुखालिफत में भीड़ में हफ्ते के रोज मराठा कम्युनिटी का मुजाहरा शुरू हो गया। मकामी एमएलए और शिव संग्राम पार्टी के सरबराह विनायक मेटे की क़यादत में हजारों लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कोरोना इन्फेक्शन के खतरे को देखते हुए इस मुजाहरे को इंतजामिया ने मंजूरी नहीं दी थी, लेकिन मुजाहिरीन इससे बेफिक्र नजर आ रहे थे। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान नहीं रख रहे थे। मुजाहिरीन भीड़ के समुद्र योगी छत्रपति शिवाजी महाराज जिला खेल परिसर के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स तक मार्च उन्होंने निकाला। एमएलए विनायक मेटे ने कहा कि एक चिट्ठी लिखकर और हाथ जोड़कर रिजर्वेशन नहीं लिया जा सकता। उन्होंने आगे कहा कि रियासत की महाविकास अघाड़ी हुकूमत के मन में खोट है, उन्हें मराठा कम्युनिटी के रिजर्वेशन उन्हें नहीं देना है। मराठा रिजर्वेशन रद्द करने के लिए अशोक चौहान के साथ साथ वजीर आला उद्धव ठाकरे भी उतने ही जिम्मेदार हैं। इसराइल 2 साल में 5वें इंतखाबात की तरफ जाने से फिलहाल बच गया है। 12 साल वज़ीर आज़म रहे बेंजामिन नेतन्याहू अब वज़ीर आज़म नहीं रहे। उनका मकाम इत्तेहादी हुकूमत के सरबराह नेफ्ताली बेनेट लेंगे। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। इसका दिलचस्प पहलू ये है कि कैबिनेट 26 अगस्त 2023 तक ही कुर्सी पर बने रहेंगे। इसके बाद येश एडिट पार्टी के चीफ येर लेपिड वज़ीर आज़म बनेंगे। लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस इत्तेहादी हुकूमत का लंबा चलना मुश्किल है। इसमें जो सोच है उसका टकराव रहेगा। यहाँ इसराइल की सियासत और ताज़ा वाक़यात को अगर हम देखें तो इसराइल में हिंदुस्तान की तरह कई सियासी पार्टियां हैं, यानी मल्टी पार्टी सिस्टम है। उनकी सबकी सोच अलग अलग है। ऐसा ताज़ा वाक़यात देखने से पता चलता है। ये सब पार्टियां सिर्फ इसलिए जमा हुई हैं क्योंकि वो सब नेतन्याहू के खिलाफ हैं और उनको वहां से हराना चाहती हैं। 8 पार्टियों के इत्तेहाद में यश एडिट पार्टी और राम पार्टी भी है। मज़े की बात यह है कि यश मिडिल क्लास का जो तबका है उनकी पार्टी है, उनको रिप्रेजेंट करती है। वो ज़्यादा फंडामेंटलिस्ट भी नहीं है और ज़्यादा नरम भी नहीं है। अरब मुस्लिमों की राम पार्टी भी कोएलिशन का फिलहाल हिस्सा है। ये इसराइल में रह रहे अरब ओरिजिन के मुस्लिमों की कई पार्टियों में से एक है और उनके ही हक हुकूक को तवज्जो देती है।
नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।